हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग डेली शाम 5 बजे भूगोल पढ़ते हैं और भूगोल में भी हमने बहुत सारे टॉपिक को समाप्त कर लिया है। इसके साथ ही आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम लोग बोलते हैं सौर मंडल के जो आपके बड़े पिंड है उसको तो आपने पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे सौर मंडल के जो छोटे पिंड होते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्षुद्रग्रह को पढ़ेंगे, कॉमेट्स को पढ़ेंगे, मेटेओराइट को पढ़ेंगे, मेटेओरॉइड को भी पढ़ेंगे। तो इन सारी चीजों को आज हम लोग कवर करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। हमारी पृथ्वी पर माना जाता है कि जो एस्टेरॉइड्स है या फिर जो मेटेओराइट्स है, इनके गिरने से डायनासोर की मृत्यु होती है, ठीक है। एंड कैसे होती है, क्यों हुई थी, इन सारी चीजों को आज समझेंगे। और हमारी पृथ्वी पर कुछ जो झीलें हैं, जैसे महाराष्ट्र की एक लोनार झीलें है, इसे भी कहा जाता है कि ये उनका पिंड के द्वारा उनका पिंड के गिरने से इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है इस झील का, ठीक है। तो उसका निर्माण कैसे पता किया गया कि उसका निर्माण इसी से हुआ है, क्यों हुआ है और कब हुआ है, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो आज की क्लास काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके पहले की क्लास में हमने पढ़ा ग्रहों के बारे में, इसके पहले की क्लास में हमने पढ़ा ग्रहों के बारे में। क्लास थोड़ा स्टॉप करो। एंड इसके पहले की जो क्लास है आप लोगों ने, तो दोस्तों आपको पता है इसके पहले हमने कवर किया आपके आंतरिक, हमारे सौरमंडल के आंतरिक ग्रह को, और उसके बाद हमने कवर किया सौरमंडल के बाह्य ग्रह को। और आंतरिक ग्रह में हमने पढ़ा बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल के बारे में। बाह्य ग्रह में आपने पढ़ा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण के बारे में। और इसके साथ ही हमने आपको बताया कि हमारे सौरमंडल में हमारे ग्रह के अलावा और भी कुछ पिंड उपस्थित हैं, जिन्हें हम उल्का पिंड, धूमकेतु और भी बहुत सारे नामों से जानते हैं। तो आज हम लोग उन्हें समझेंगे कि आखिर ये है कहां पर, हमारे सौरमंडल में किस जगह पर ये एग्जिस्ट करते हैं और उसके बाद ये हमारी पृथ्वी पर आते भी है या नहीं आते हैं। और आने वाले टाइम में हमारी पृथ्वी के खत्म होने के जो चांसेस में ये भी एक बड़े चांसेस है कि जो एस्टेरॉइड्स है ये हमारी पृथ्वी से टकरा जाए, क्योंकि जो एस्टेरॉइड्स है ये ना केवल छोटे आकार में है बल्कि ये छोटे से बहुत बड़े आकार में भी है। जैसे सेरेस नामक एक एस्टेरॉइड्स के बारे में आपने सुना होगा कि ये जो एस्टेरॉइड्स है ये हमारे बुध ग्रह के समतुल्य है, ठीक है। बुध ग्रह जिसे आप लोग जानते हो कि हमारे सूर्य के सबसे नजदीक है। तो इतने बड़े आकार तक आपके एस्टेरॉइड्स हमारे सौरमंडल में उपस्थित हैं। अगर इतने बड़े आकार के उपग्रह हमारे पृथ्वी से टकराता है तो हमारी पृथ्वी कंफर्म है कि हमारी पृथ्वी नष्ट हो जाए, ठीक है। या फिर थोड़ा बहुत अगर बचेगी भी तो उस पर जीवन संभव नहीं होगा, क्योंकि बीच से फट जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग थोड़ा सा समझते हैं एंड थोड़ा सा शॉर्ट्स में हम लोग समझते हैं कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं आखिर किसका जो टाइम पीरियड घूमने का सबसे ज्यादा है या फिर किसका टाइम पीरियड परिक्रमण करने का सबसे ज्यादा है। तो ये सारी चीजें हम लोग थोड़ा सा नोट्स में देखते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने बताया कि जो परिक्रमण काल है वो है बुध ग्रह का सबसे कम, ठीक है। बुध ग्रह का जो परिक्रमण काल है वो केवल 88 दिन है, ठीक है। कितने दिन है, ये सूर्य का चक्कर 88 दिनों में लगा लेता है। और सबसे ज्यादा की बात करते हैं, सबसे ज्यादा परिक्रमण काल की बात करते हैं, तो जो सबसे दूर स्थित ग्रह होगा वो सबसे लेट क्या करेगा, परिक्रमा लगाएगा। तो सबसे जो दूर स्थित ग्रह उसका नाम है वरुण है, ठीक है। तो ये कितने दिन में लगाता है, लगभग 165-68 साल में क्या करता है, 165 वर्ष से अधिक वर्ष में क्या करता है, सूर्य का चक्कर लगाता है, ठीक है। और ये कितने दिनों में लगा रहा है, 88 दिनों में लगा रहा है। तो सबसे ज्यादा परिक्रमा का टाइम कौन लेता है, वरुण लेता है। और इसे आप आसानी से याद कर सकते हो कि जो सबसे नजदीक होगा उसकी कक्षा सबसे छोटी होगी, जो सबसे दूर होगा उसकी कक्षा सबसे बड़ी होगी, ठीक है। तो जो सबसे दूर होगा वो सबसे ज्यादा टाइम लेगा और जो सबसे नजदीक होगा वो सबसे कम टाइम लेगा, ठीक है। और देखो इस अपने एक्सिस पर क्या करता है, 58 दिनों में चक्कर लगाता है। और हमारी पृथ्वी वगैरह 24 घंटे में लगा लेती है, ठीक है। तो आपको और कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको केवल अगर पढ़ना होगा तो अपनी पृथ्वी के बारे में पढ़ो कि इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर कितना है। और त्रिज्या की बात करेंगे तो इसे क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। बाकी परिभ्रमण काल आप लोग जानते हो लगभग 24 घंटा हमारी पृथ्वी का है। और परिक्रमण काल लगभग 365 दिन 56 मिनट 365 दिन 6 घंटे है। वो आगे चल के एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है। ये सूर्य के ओर चारों ओर घूमने का है। और हमारी पृथ्वी की अगर बात करते हैं तो एक उपग्रह जिसका नाम चंद्रमा है। तो आपको और किसी भी ग्रह के ना तो आपको डायमीटर याद करना है और ना तो आपको क्या याद करना है, ना आपकी त्रिज्या याद करना है और ना आपको परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल याद करना है। केवल याद करना है तो आपको केवल बुध का और वरुण का याद करना है।
और याद करना है तो आप जिसपे रहते हो इसका याद कर लो बस, ठीक है। और आपके जो पड़ोसी ग्रह है अगर इनका याद कर लेते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। इसका जो परिक्रमण काल है दुगना मान सकते हो आप लोग, एंड ठीक है कितना है, दुगना है, कितना 687 दिन है, ठीक है। इसके आप अगर बात करते हैं उपग्रहों की संख्या तो हमने लिखाया फोबोस और डीमोस। जिसके उपग्रहों की संख्या कम है आप उन्हें याद कर लो, और जिसके उपग्रहों की संख्या बहुत अधिक है उसे आप मत याद रखो, ठीक है, उसे आप मत याद रखो क्योंकि वो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है और काफी ज्यादा उनके कुछ प्रमुख जो उपग्रह हैं उन्हीं को याद करना कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि उन्हीं वही क्या करते हैं पेपर में पूछे जाते हैं, सारे कभी नहीं पूछे गए हैं पेपर में। तो बात करते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे बात करते हैं। तो बृहस्पति के बारे में हमें एक चीज याद रखना है कि ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं 67 नहीं, अब इसके उपग्रहों की संख्या टोटल 95 हो गई है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कैलिस्टो, गैनीमेड और यूरोपा, ये इसके प्रमुख उपग्रह है, ठीक है। बात करते हैं शनि की, तो शनि की तो देखो शनि को हम लोग क्या बोलते हैं, एक वलयाकार ग्रह बोलते हैं, छल्लानुमा ग्रह भी बोलते हैं। और शनि का जो बात करते हैं शनि की, तो इसके सबसे ज्यादा उपग्रह खोजे गए हैं, अब तक इसके 145 उपग्रह हैं। 145 संख्या के साथ ये पूरे सौरमंडल में सबसे ज्यादा क्या करता है, उपग्रह रखता है, ठीक है। और इसके बारे में और कुछ भी नहीं याद करना है, और बस आपको क्या करना है, अरुण को भी नहीं याद करना है। अब आपको पढ़ना है वरुण के बारे में कि जो वरुण है ये क्या करता है, 16 घंटे में तो अपना चक्कर लगा लेता है, और इसका जो सूर्य के चारों चक्कर है वो लगभग 164 दिन, ठीक है, 164 या 65 दिन के करीब क्या करता है, 165 वर्ष लग जाते हैं इसे सूर्य का चक्कर लगाने में, ठीक है, 165 वर्ष इसे सूर्य का चक्कर लगाने में लग जाते हैं। और बात करते हैं अब आगे, तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है लघु। लघु मतलब क्या होता है, छोटा। लघु मतलब क्या होता है, छोटा। तो हमें छोटे पिंड के बारे में पढ़ना है, सौरमंडल में उपस्थित जो छोटे पिंड हैं, ठीक है, जो छोटे पिंड हैं इनके बारे में पढ़ना है, सौरमंडल में उपस्थित छोटे पिंड के बारे में पढ़ना है। और छोटे पिंड में सबसे पहले बात करते हैं तो आपको मिलता है एस्टेरॉइड्स। क्या मिलता है, एस्टेरॉइड्स, क्षुद्र ग्रह। क्या मिलता है, क्षुद्र ग्रह, जो कि कहां पर उपस्थित है, जो कि उपस्थित है आपका सूर्य और बात करते हैं मरकरी एंड वीनस एंड अर्थ, और उसके बाद मार्स। और यहां पर आपका है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जुपिटर। इन्हीं दोनों के बीच में उपस्थित है आपका क्षुद्र ग्रह, ठीक है, क्या उपस्थित है, क्षुद्र ग्रह। और क्षुद्र ग्रह बात करते हैं यहीं पर उपस्थित है, कहां पर है, यहीं पर है। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि जो क्षुद्र ग्रह की पेटियां हैं या जो कक्षा है ये किन दो ग्रहों के बीच में उपस्थित है, तो ये उपस्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच में उपस्थित है, ठीक है। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और अब तक पूछा जाता है कि सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह खोजा गया कौन है, तो उसका नाम सेरेस है। क्या नाम है, सेरेस इसका नाम है। और बात करते हैं ये जो क्षुद्र ग्रह है इसमें क्या क्या शामिल होता है, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच, ठीक है, इसकी और इसकी कक्षा के बीच में जो छोटे, ठीक है, इसमें छोटे कणों को भी, छोटे जो आकार के आपके पिंड है इन्हें भी शामिल कर लिया जाता है। और ये क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं या ग्रह की, तो ये हमारे ग्रह की परिक्रमा नहीं कर रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। किसी कर रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, ठीक है। देखो एंड इनका निर्माण किस तरीके से हुआ होगा, आप लोग खुद थोड़ा सा अनुमान लगाओ कि इनका निर्माण कैसे हुआ होगा, ठीक है। तो देखो एंड आपको पता है कि हमारे जितने भी ग्रह हैं ये क्या कर रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, चक्कर लगा रहे हैं। जैसे आज अभी देखो आप लोग 2006 में एक प्लूटो नाम का ग्रह था, क्या था, प्लूटो नाम का ग्रह था, एंड इसे अब क्या कर दिया गया, बौने ग्रह की उपाधि दे दिया गया है, बौने ग्रह की उपाधि दे दिया गया है। ये क्या काम करता था, ये यहाँ पर एक यूरेनस नेपच्यून, ठीक है, यहाँ पर एक वरुण ग्रह है, इसकी कक्षा में चला जाता था, ठीक है, इसकी कक्षा में चला जाता था। और आपको पता है कि सारे जो ग्रह हैं सभी गतिमान है, क्या है, गतिमान है, और गतिमान है। इसके साथ ही यदि ये दूसरे कक्षा में जाते हैं तो कभी न कभी ऐसा जरूर बन जाएगा टाइम कि ये दोनों आपस में टकरा जाए, ठीक है, कभी न कभी ऐसा जरूर बन जाएगा, एक स्थिति ऐसी आ जाएगी। जरूरी नहीं कि जब जाए वहां पर उस कक्षा में वो ग्रह ना हो, कभी न कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि एक ग्रह दूसरे से अगर दूसरे कक्षा में जा रहे हैं तो टकराने के चांसेस बन जाते हैं। तो अगर कभी हमारे अतीत में
कभी अतीत में क्या हुआ है, जो ग्रह आपस में टकराए हैं, इन्हीं के विस्फोट के कारण इनका जो मटेरियल है वो बड़े बड़े टुकड़ों में क्या हुआ है, टूट गया है, और यही टूट के क्या कर रहा है, कक्षा में चक्कर लगा रहा है। ठीक है, यही क्या कर रहा है, टूट कर चक्कर लगा रहा है। देखो कोई भी जो प्लैनेट टकराएगा तो वो तो ऑलरेडी घूम रहा है, अगर वो टूटेगा तो उसका जो टुकड़ा है ऑलरेडी ग्रेविटेशनल फोर्स से सूर्य के बंधा हुआ है, जिसके कारण वो चक्कर लगा रहा है। तो इसके बनने का जो मुख्य कारण ढूंढा गया कि ग्रह के टकराने से इनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ग्रह के टकराने से इनकी क्या हुई है, जो हमारे खगोल शास्त्री है उनके अनुसार इनका जो जन्म हुआ है ग्रहों के किसके कारण हुआ है, विस्फोट के कारण हुआ है। और विस्फोट कब होगा, उसमें ऑलरेडी ऊर्जा तो है नहीं। ठीक है, ये टकराने से क्या होगा, विस्फोट होगा। ठीक है, इनके विस्फोट के कारण इनका निर्माण हुआ है। और बात करते हैं क्षुद्र ग्रह, जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर क्या होता है, विशाल, देखो यही जो क्षुद्र ग्रह होता है ये पृथ्वी से टकराता है। कैसे टकराता है ये मैंने बताया है, जब मंगल ग्रह जो आपका मार्स है, मंगल है, ये दोनों एक साथ, इन दोनों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एक साथ खींचता है। किसे खींचता है, इस एस्टेरॉइड को, क्षुद्र ग्रह को खींचता है। तो ये मंगल तो आगे निकल जाता है, लेकिन जो खींचा हुआ फोर्स है वो उसको कहां तक खींच लाता है, पृथ्वी तक खींच लाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये पृथ्वी के कक्षा में जब एंटर करता है, यदि इसका साइज बहुत बड़ा होता है, ठीक है, इसका साइज बहुत बड़ा होता है तो ये पृथ्वी के सतह तक भी आ जाता है। ठीक है, अगर साइज बहुत छोटा होता है तो ये पृथ्वी के वायुमंडल में जल के राख हो जाता है। ठीक है, पृथ्वी के सतह तक नहीं आ पाता है। लेकिन आपको पता है कि इस क्षुद्र ग्रह में बहुत बड़े बड़े क्षुद्र ग्रह भी है, छोटे भी है। तो जो कभी भी बड़ा क्षुद्र ग्रह अगर पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी पे क्या बन जाएगा, पृथ्वी पे बन जाता है एक विशाल गर्त। गर्त मतलब क्या होता है, गड्ढा बन जाता है। ठीक है, और उस गड्ढे में यदि बारिश होगी तो पानी भर जाएगा। ठीक है, पानी भर जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, झील बोलेंगे। ठीक है, कहीं पर भी पृथ्वी के सतह पर कहीं पर अगर चारों तरफ से यहाँ पर जमीन है, बीच में पानी भरा तो उसे हम लोग झील या तालाब बोलते हैं। झील का साइज बड़ा होता है, तालाब का छोटा होता है। तो लोनार का एक महाराष्ट्र में एक झील है जिसका नाम क्या है, लोनार नाम है। ठीक है, जिसका नाम लोनार है। पूछा जाता है निम्न में से कौन सी झील क्षुद्र ग्रह के टकराने से निर्माण हुआ है, किस झील का, तो वहां पर ऑप्शन में आपको एक झील का नाम मिलेगा, अपनी लोनार झील। ठीक है, क्या नाम है, लोनार झील। और इसका जो कुछ आकार है वो गोलाकार है। ठीक है, क्या है, गोलाकार इसका आकार है। जितना बड़ा एस्टेरॉइड यहाँ पर आके गिरा था उसी आकार की यहाँ पर झील का आकार भी बन गया। ठीक है, और इस झील का जो पानी है वो बदलता रहता है। ठीक है, कभी पिंक हो जाती है, कभी ग्रीन हो जाती है। किस कारण होता है, इसमें उपस्थित जो शैवाल है वो क्या करते हैं, कलरफुल है, इसमें वो क्या होती है, इसका कलर बदलता रहता है। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में किस झील का कलर बदल गया है। ठीक है, तो लोनार झील का कलर बदलता रहे। ठीक है, तो आपको एस्टेरॉइड्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस एस्टेरॉइड्स में सारी चीजें शामिल है, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बात करते हैं आगे, तो देखो यहाँ पर कुछ एस्टेरॉइड्स का नाम भी लिखा है। ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसका नाम क्या है, फोरवेस्टा नाम है। ठीक है, फोरवेस्टा नाम है, एंड इसे हम क्या कर सकते हैं, अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, और बात करते हैं सेरेस। अभी हमने बताया हमारे सौर मंडल का ये सबसे बड़ा है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा है, और इसकी खोज 1819 में एक पियाजी नाम के वैज्ञानिक थे। ठीक है, एस्ट्रोनॉट खगोल शास्त्री थे, इन्होंने क्या किया था, गियुसेप पियाजी, इन्होंने इसकी खोज किया था। और इसी सेरेस पर आज पूरे देश मिशन भेजने के लिए क्या बहुत ही एक्साइटेड है। क्यों है, क्योंकि ये खोजा गया कि सेरेस पर बहुत अधिक मात्रा में यूरेनियम उपस्थित है। क्या उपस्थित है, यूरेनियम उपस्थित है। और आपको पता है यूरेनियम हमारे ऊर्जा का कितना बड़ा स्रोत है। ठीक है, तो अभी तो इस क्षुद्र ग्रह पर मिशन भेजना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए और अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये बहुत सारे क्षुद्र ग्रह के बीच में चक्कर लगा रहा है। ठीक है, आप लोग प्लेनेट पे तो भेज लेते हो इधर उधर करके ले जाके, लेकिन इस सेरेस पर भेजना थोड़ा सा टफ है। लेकिन आने वाले टाइम पर यहाँ पर भी क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा। ठीक है, मिशन। तो आगे बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा, और अगला हमारा जो ये रहा आपका क्षुद्र ग्रह के कक्षाएं। ठीक है, देखो इसमें बड़े आकार के भी आपके क्षुद्र ग्रह हैं और छोटे आकार के भी है। छोटे आकार के तो आपको कभी दिखाई नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये आएंगे तो हवा में सब इधर उधर हो जाएंगे। जो बड़े आकार के हैं यही क्या करते हैं, यही पृथ्वी की कक्षा तक आते हैं, और ये लगभग बहुत स्पीड में क्या करते हैं, ये बहुत स्पीड में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये रहा सेरेस, और सेरेस का जो आकार है कुछ अंडाकार है। ठीक है, कैसे है, अंडाकार इसका कुछ आकार है। और देख सकते हो यहाँ पर जितने भी खोजे गए हैं सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, सेरेस दिख रहा है। ठीक है,
चलिए ठीक है, बात करते हैं। ये रही आपकी बेल्ट, ठीक है, ये रहा आपका मंगल ग्रह और ये रहा जुपिटर। इसी के बेल्ट में यही जो कक्षा है, इसी कक्षा में सारे एस्ट्रोनॉट्स क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। एंड हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है धूमकेतु। क्या है, धूमकेतु है। तो आपको पढ़ाया गया था कि हमारे यूनिवर्स में, ना केवल हमारे ब्रह्मांड में, हमारे सोलर सिस्टम में, बल्कि यूनिवर्स में, पूरा जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में क्या है, लगभग अरबों गैलेक्सियां हैं। ठीक है, लगभग 100 अरब से भी ज्यादा गैलेक्सियां हैं। ठीक है, क्या है, आकाश गंगाएं हैं, और प्रत्येक आकाश गंगा में न केवल तारे हैं, बल्कि इस आकाश गंगा में धूल कण क्या है, धूल कण, और उसके बाद धूल कण, गैसें, बड़े बड़े पिंड, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, इस आकाश गंगा में शामिल है। ठीक है, तो यही जो धूल कण और जो गैसें हैं, अगर ये हमारे आकाश गंगा में है, तो हमारे आकाश गंगा में हमारा सोलर सिस्टम है। क्या है, हमारा सोलर सिस्टम है। ठीक है, हमारा सोलर सिस्टम, ये सौरमंडल हमारे आकाश गंगा में उपस्थित है। तो हमारे सोलर सिस्टम में भी क्या पाया जाता है, हमारे सोलर सिस्टम में भी धूल कण, बड़े बड़े गैसों के समूह, पिंड पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो धूमकेतु है, इन्हें पुच्छल तारा भी बोला जाता है, क्योंकि ये धूल कण, और ये भी हमने जो दिखाया, धूल कण, गैसें और छोटे छोटे पिंड, ठीक है, इनका एक समूह चलता है। ठीक है, इनका एक ऐसे करके समूह चलता है, और ये हमें रात में दिखाई भी पड़ते हैं हालांकि, लेकिन ये जो धूमकेतु है ये एक साथ चलते हैं। ठीक है, चमकते रहते हैं, ये क्या करते रहते हैं, चमकते रहते हैं, सूर्य के प्रकाश से चमकते रहते हैं। और अभी हमने बताया कि ये गैस और धूल कण के क्या है, संग्रह, मतलब समूह है, जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ की तरह दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, पूंछ की तरह दिखाई पड़ते हैं, जिसे आप टूटा हुआ तारा के नाम से भी जानते हो क्या, शायद। ठीक है, जिसे लोग क्या बोलते हैं कि देखो टूटा हुआ तारा जा रहा है। ठीक है, तो वो एक प्रकार का क्या होता है, कॉमेट्स ही होते हैं। ठीक है, ये सूर्य की किरणों से क्या करते हैं, चमकते हैं। ठीक है, सूर्य की जो किरणें हैं अगर इनसे टकराती है तो इन्हें चमकदार बना देती है। ठीक है, और धूमकेतु की जो पूंछ होती है हमेशा सूर्य से दूर दिखाई पड़ती है। ठीक है, सूर्य से दूर दिखाई पड़ती है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, धूमकेतु या कॉमेट्स बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और ये हमारे सौरमंडल के एकदम किनारे पर है। ठीक है, बहुत बहुत छोटे कण में है, सौरमंडल के एकदम किनारे पर है, और जो कि अरबों, इसमें क्या है, बहुत सारे अरबों पिंड छोटे छोटे विद्यमान है। ठीक है, ये रहे आपके साथ धूमकेतु, ये दिख रहा है। ठीक है, ये रही आपकी, इसकी जो पूंछ होती है सूर्य के दूर तरफ रहती है ना, और जो छोटे यहाँ पर जो गैसों का एक यहाँ पर दिख रहा होगा ज्यादा चमक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ज्यादा चमक है, ये भी आपका क्या है, कॉमेट ही है, आप धूमकेतु इसे बोलते हो। और देखो एक हैले नामक धूमकेतु है, जो कि 1986 में देखा गया था। ठीक है, और ये अब कब देखा जाएगा, ये पूछा गया कि हैले नामक धूमकेतु ये अब कब दिखाई पड़ेगा भविष्य में। ठीक है, तो 1986 में देखा गया था, अब इसे 76 साल बाद देखा जाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये जो ईयर बन जाएगा लगभग 2062, कब देखा जाएगा, 2062 में ये हैले नामक धूमकेतु देखा जाएगा भविष्य में। ठीक है, हैले नामक धूमकेतु क्या किया जाएगा, हैले नामक धूमकेतु देखा जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर एक चीज और लिखी गई है कि ये परमानेंट नहीं होती है, कुछ ही टाइम के लिए होती है। ठीक है, क्योंकि हमेशा इतने छोटे आकार में होते हैं, हमेशा सूर्य की किरण इन पर पड़ती रहेगी। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत कम समय के लिए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, बहुत छोटे समय के लिए। और लेकिन ये क्या होते हैं, ये चक्कर लगाते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, ये चक्कर लगाते रहते हैं कक्षा में। और इनका जो चक्कर होता है, इतना सौरमंडल के हमारे काफी कॉर्नर पे है, ये रहा हमारा सूर्य, ये रहा हमारा कॉर्नर सौरमंडल का, तो इतना कॉर्नर पे है, इसीलिए इन्हें इतना ज्यादा टाइम लग जाता है दोबारा देखने में। ठीक है, यही रीजन है कि लगभग 76 साल लग जाते हैं इन्हें देखने में, लेकिन इनका टाइम क्या होता है, एक निश्चित टाइम होता है कि हाँ ये लौटेंगे। अगले टर्म की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक लिखा है मेटियोर्स। ठीक है, मेटियोर्स लिखा है, जिसे लोग उल्का बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उल्का बोलते हैं। तो देखो जब कोई भी अंतरिक्ष की चट्टानी वस्तु, ठीक है, जिसमें आप अभी पढ़े थे, क्या पढ़े थे, क्षुद्र ग्रह पढ़े थे। ठीक है, ये क्या है आपका, एक चट्टानी वस्तु ही है, पिंड ही है, हमारे वायुमंडल में तीव्र गति से क्या करती है, जलती है। चलो यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट हम समझते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं। ये रही अपनी अर्थ। ठीक है, ये रही अपनी अर्थ, और आपको पता है अर्थ के चारों ओर वायुमंडल का क्या पाया जाता है, वायुमंडल का एक वायु गैसों का आवरण पाया जाता है। ठीक है, जिसे विभिन्न परतों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जिसे विभिन्न परतों में विभाजित किया गया है। तो आपको पता है वायु भी, जो वायु है ये भी एक प्रकार का पदार्थ है ना, पदार्थ है कि नहीं है, ये भी एक प्रकार की जो यहाँ गैस है, ये भी आपका एक पदार्थ ही है। तो जहां वो गैस का आवरण लगाओ या द्रव का आवरण लगाओ चारों तरफ, या ठोस का आवरण लगा दो,
ठोस क्या करेगा, ठोस डायरेक्ट क्या करेगा, कोई भी वस्तु आएगी तो ठोस अगर ठोस को अगर तोड़ देगी तभी आ पाएगी, नहीं आ पाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करते हैं एंड द्रव का, तो द्रव का भी आवरण गैस से ज्यादा क्या करेगा, उसको रोकेगा। कोई भी यहाँ से उनका पिंड आ रहा है, बहुत स्पीड से आ रहा है, लगभग 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रहा है, बहुत स्पीड से आ रहा है, तो अगर ठोस से टकराएगा तो एकदम रुक जाएगा, ठीक है। और इसके बाद द्रव से टकराएगा तब पर भी गैस से ज्यादा वो रोक लेगा। लेकिन बात करते हैं गैस से जब टकराएगा तो वो क्या करेगा, काफी हद तक चीरते हुए चले जाएगा अंदर, ठीक है, क्योंकि गैस का जो घर्षण होगा, गैस के जो अणु होते हैं काफी दूर दूर होते हैं, ठीक है, तो ये काफी अंदर तक क्या करेगा, चीरते हुए चला आएगा। अगर बहुत भारी मात्रा में, बड़ी मात्रा में उसका साइज जो आकार है काफी बड़ा है, आकार जो है वो काफी बड़ा है, तो वो क्या करेगा, काफी अंदर तक चला आएगा, पृथ्वी तक भी आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन आकार छोटा है तो वो क्या करेगा, देखो एंड आकार बड़ा हो या छोटा हो, दोनों में क्या करेगा, दोनों घर्षण के कारण इतनी स्पीड ज्यादा होती है कि घर्षण के कारण इसमें आग लग जाती है। क्या होती है, आग लग जाती है। और हम लोग क्या करते हैं, रात में कभी कभी आप लोग देखते हो तो डायरेक्ट चमकता है, उसके बाद है ना क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है, एंड चमकने के बाद कहते हैं पता ही नहीं लगता एंड वो समाप्त हो जाता है। तो देखो अगर बड़ा आकार है तो वो चमकते चमकते आके पृथ्वी पे भी गिर जाएगा, और छोटा आकार है तो वो हमारे वायुमंडल में ही राख बन जाता है, छोटा आकार रहता है जल के नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो यही जो उल्का है बेसिकली हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में इंटर किया हुआ वह कोई भी पिंड, वो चाहे क्षुद्र ग्रह हो या कोई भी गैसीय पिंड हो या ठोस पिंड हो, अगर हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में आता है और जब चमकता है तो इसी चमकते हुए वस्तु को हम लोग उल्का बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उल्का बोल देते हैं, ठीक है, मेटियोर्स बोल देते हैं। और जब ये पृथ्वी पे आके गिर जाता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, उल्का पिंड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, यही जब उल्का क्या होता है, पृथ्वी तक चला आता है। अभी हमने बताया क्या सारे उल्का पृथ्वी तक आ जाते हैं, सारे नहीं आ पाते हैं। जिनका आकार बहुत बड़ा होता है, जो जलने के बाद भी बच जाते हैं, वो पृथ्वी तक आ जाते हैं, ठीक है। इन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं, मीटियोराइड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, मीटियोराइड बोल देते हैं, उल्का पिंड बोल देते हैं। तो अगला टर्म हमारा उल्का पिंड का ही है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मीटियोराइड या मीटियोराइड बोल देते हैं, ठीक है। जब कोई भी उल्का हमारे पृथ्वी की सतह तक आके टकरा जाता है, हमारे पृथ्वी की सतह पर आके गिर जाता है, तब इसे हम लोग उल्का पिंड बोल देते हैं, ठीक है। जिसके कारण हमारे पृथ्वी पर बड़े बड़े क्रेटर या फिर गड्ढों का निर्माण होता है, ठीक है। और कई बार बहुत सारे देशों में उल्का पिंड गिरा भी है, और ये सरकार की संपत्ति होती है। क्या होती है, ये सरकार की संपत्ति होती है। अगर आपके खेत बाड़ी में कहीं पर गिरे तो आप ले जाके क्या करो, डिस्ट्रिक्ट वगैरह में कांटेक्ट करके उन्हें प्रोवाइड करो, ठीक है, ताकि हमारी जो भी स्पेस एजेंसियां हैं उनका अध्ययन करके पता कर सके कि आने वाले टाइम में और तो उनका नहीं आने वाले हैं, ठीक है, उसे सतर्क रहा जा सके, है ना। तो ये उल्का पिंड सरकार की संपत्ति होती है। अगला हमारा जो टॉपिक था वो ये रहे आपके मीटियोर से जो आते हैं, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक था उल्का पिंड, जो कि हमने बताया कि वायुमंडल से गुजरने के बाद अगर हमारी पृथ्वी तक आगे अगर गिरता हमारी पृथ्वी की सतह पे तो इसे हम लोग उल्का पिंड बोलते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीजें यहाँ पर हमने बता दी है, एस्टेरॉइड्स क्या होता है, कॉमेट्स क्या होते हैं, अब सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और उल्का पिंड का आकार काफी बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। देखो देश में कहीं पर भी गिरा हुआ उल्का पिंड जो होता है वो क्या होता है, सरकारी संपत्ति होता है, गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। और उसके बाद इसे क्या करना चाहिए, आपका कर्तव्य है प्रत्येक नागरिक का, इसे स्थानीय जिला जो धीत होते हैं, ठीक है, आपके जो भी डीएम वगैरह होते हैं उनके वहां पर जाओ, क्या करो, वहां पर उन्हें इसे दे दो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि उल्का पिंड क्या होता है, उल्का क्या होता है, धूमकेतु क्या होता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब तक आपको बहुत सारे डाउट्स थे, वो सारे हमने क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अपनी पृथ्वी की गतियों के बारे में, जो कि पृथ्वी और सूर्य के सापेक्ष में जो भी कंसेप्ट है उन्हें हम पढ़ेंगे। वो जहाँ परिभ्रमण हो, जहाँ परिक्रमण हो, या फिर पृथ्वी पर जो भी हमने रेखा वगैरह खींचा है, अक्षांशीय और देशांतरीय, इन सारी रेखाओं के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।